हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है बहुत कुशल मंगल होंगे आप सब। तो चलिए आज हम चैप्टर अपना कंटिन्यू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में हमने अभी पार्ट 1 देखा। पार्ट 1 में ज़्यादा कुछ नहीं, बस बेसिक्स देखे थे। अब हमें सिंस हायर लेवल पर जाना है, तो हायर लेवल पर जाना है तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा और नए कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड 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 रेट इक्वेशन की। ओके, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हमें एक रिलेशनशिप मिलेगा कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन के बीच में हमें एक रिलेशनशिप मिलेगा, रेट कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशनशिप मिलेगा, टाइम के साथ एक कैसा उसका बदलाव है, कैसा कैसा चेंज है। तो बेसिकली एक हमें इक्वेशंस मिलेगी कंसंट्रेशन और टाइम की। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पर हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं जिसकी मदद से कि अब कितना, अगर ये टाइम है तो अब उसकी कितनी कंसंट्रेशन बची होगी। तो इस तरीके से हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो आता है वो आता है ज़ीरो ऑर्डर। ओके, ज़ीरो ऑर्डर। ज़ीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई आपका क्या है, ज़ीरो। ओके, एक्स प्लस वाई ज़ीरो है, मतलब आपकी रिएक्शन में मान लेती हूँ कुछ ए गिविंग बी है। अगर मेरी कोई रिएक्शन है ए गिविंग बी, ओके, तो इसका अब मुझे क्या लिखना है, रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर उसकी स्टोशियोमेट्री या फिर ऑर्डर। अब ये मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो। ऑर्डर क्योंकि ज़ीरो है तो यहाँ पर ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, एनीथिंग टू द पावर ज़ीरो इज़ वन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू के, मतलब रेट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना? वेरी गुड। सो अब हमें क्या करना है, रेट मुझे पता है मैं कैसे लिख सकती हूँ, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू के। ऐसे लिख सकती हूँ मैं। फॉलो कर पा रहे हो आप? बेसिकली मैंने क्या लिखा है, जो पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप इसे देख लेना। मैंने ये लिखना सिखाया है कि हम ये कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि जब स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन होती है, जितना मैं ए को लेती हूँ तो वो मेरा होता है ए नॉट, जो स्टार्टिंग इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, इसको मैं ए से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, मेरा एक्स अमाउंट से वो घट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, जो मेरा ए है ये क्या होता है, लेफ्ट कंसंट्रेशन। तो ये किसके बराबर होगा, ए नॉट माइनस एक्स के बराबर, क्योंकि एक्स का अमाउंट जो है वो डिकम्पोज हो गया है, उसने बी बना लिया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को क्या करना है, मेरा टॉपिक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, तो अब मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के लिए अब हम क्या करेंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू के डी टी। इसको उधर लेके जाएंगे और दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। जब मेरा टाइम ज़ीरो है, जब मेरा टाइम ज़ीरो है इनिशियल टाइम पे, तो मेरे जो कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट। कुछ टाइम टी के बाद मेरी कंसंट्रेशन क्या बच रही है, ए। ठीक है, तो ऐसे मैंने लिखी, इसकी लिमिट्स पुट करी। अब सिंपल आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ है नहीं तो सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता है ना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपका वेरिएबल है ही नहीं। तो अगर आपके पास वेरिएबल नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो एक आपका ऐड हो जाता है कुछ भी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या है, आपका ए की पावर ज़ीरो है। तो अगर ए की पावर ज़ीरो का मैं इंटीग्रेशन करूँगी, तो अगर मेरा एक्स है, डी एक्स है, समथिंग ऐसा कुछ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर ज़ीरो प्लस वन अपॉन में ज़ीरो प्लस वन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो, अगर यहाँ पर एन है तो यहाँ पर हो जाएगा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन होता है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर करा तो मेरे को मिल जाएगा ए कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, और बाहर क्या होगा, एक नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू के टी। अब ये तो आप पुट कर सकते हो ना, मैंने लिमिट्स पुट कर दी हैं बस। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा कुछ आएगा, ये बेसिकली क्या देगा, मुझे ए देगा। तो ए में मैंने क्या करा है, लिमिट्स पुट करी है ए नॉट और ए, तो ए माइनस ए नॉट हो जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो अब उसको क्या करना है आपको, ए नॉट माइनस ए, ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ए नॉट माइनस ए इज इक्वल्स टू के टी।
और ये क्या है, कंसंट्रेशन। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर की ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। ठीक है ना, इतना आप समझ गए। अगर मैंने लिमिट्स को चेंज कर दिया है, A1 से A2 कर दिया है, T1 से T2 कर दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस ऑफ DA, यहाँ पर क्या आ जाएगा, A1 टू A2 इज इक्वल्स टू T1 T2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, K dt। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो ये हो जाएगा A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू K T2 माइनस T1। तो इसको आप करके निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, बस इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करनी है और आपको ये फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम निकालते हैं ज़ीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, क्योंकि कई बार एग्जाम में ग्राफ तो पूछते ही हैं, ग्राफ तो मतलब हर इंसान का एक फेवरेट टॉपिक होता है कि नहीं, तो ग्राफ तो पूछना बनता ही है। तो अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बारी। तो उसमें हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट तो हमेशा पूछता है क्वेश्चन में कि क्या होने वाली है। तो रेट कांस्टेंट की आपकी यूनिट हो जाएगी मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अब आप सोच रहे हो मैंने ये कैसे निकाला, तो मुझे पता है रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, तो जो रेट की इक्वेशन होगी वही रेट कांस्टेंट की इक्वेशन होगी, तो उस तरीके से मैंने निकाला है। और रेट की यूनिट क्या होगी ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ बच्चों रिक्वेस्ट है आप देखिएगा जाके, बिल्कुल समझ आएगा आपको, गारंटी है। नेक्स्ट आता है प्लॉट। सो बच्चों प्लॉट देखना है मुझे ऑफ A0 माइनस A वर्सेस टाइम। ठीक है, तो ये मुझे प्लॉट देखना है। अब बेसिकली क्या करना है, मुझे इसको प्लॉट करना है टाइम के साथ। तो ये मेरा क्या है, मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी क्या है, वाई एक्सिस। ओके, सो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट, और वाई एक्सिस पे कौन सा होता है, डिपेंडेंट। तो टाइम जो है, टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं है, टाइम तो चलता ही जाता है। तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, टाइम विच इज़ इंडिपेंडेंट। टाइम के साथ साथ कौन बदल रहा है, कंसंट्रेशन, तो A0 माइनस A क्या होगा, वाई एक्सिस। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं हमारा क्या होगा, ग्राफ पे हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब बेसिकली क्या है, रेट इज इक्वल्स टू के है, ये क्या हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, कुछ इस तरीके का बन रहा है हमारा। तो इसके लिए कैसा हमारे को ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। सो बच्चों एक इक्वेशन ये भी बन सकती है हमारी ज़ीरो ऑर्डर की। ठीक है, जो पीछे है बस मैंने कुछ नहीं करा, A0 को मैंने इधर कर दिया प्लस KT, इस तरीके से थोड़ा अरेंज करके लिखा है मैंने। तो अब ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू MX प्लस C मेरा क्या होता है, इंटरसेप्ट, M मेरा स्लोप, X और Y मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अगर मुझे इसके लिए ग्राफ बनाना है तो कैसा आएगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। ओके, ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके का ग्राफ आएगा, और यहाँ पर मेरा क्या होगा, एज यूजुअल टाइम होगा, और यहाँ पर मेरा क्या होगा, वाई एक्सिस जो है मेरा A। सो अब आप सोच रहे होगे ग्राफ इसका डिक्रीजिंग क्यों आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिक्रीजिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर स्लोप क्या है मेरा, नेगेटिव, M की वैल्यू क्या है, -K, और C की वैल्यू क्या है, A0। तो ये जो पूरी कंसंट्रेशन है ना, ये जो वैल्यू है ये मेरी A0 है, और स्लोप इसका -K है, नेगेटिव स्लोप है इसलिए ये थोड़ा डिक्रीजिंग आया है। सो अब हम कुछ नया प्लॉट देखते हैं। ठीक है, प्लॉट कैसा, प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। देखो बच्चों यहाँ पर हम सारे प्लॉट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिल्कुल मैं रिस्क नहीं लेना चाहती एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए आप थोड़े प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर सारे प्लॉट्स डिस्कस करूँगी ताकि आपका थ्योरी बहुत अच्छी हो जाए। सो अब मुझे रेट वर्सेस कंसंट्रेशन लेना है। अब मुझे पता है रेट किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे, क्योंकि टाइम के साथ साथ रेट बदलता है, कंसंट्रेशन कम होती जाती है। तो अब मैं क्या करूँगी, कंसंट्रेशन को मैं यहाँ लूँगी और रेट मेरा होगा वाई एक्सिस। अब मुझे पता है रेट लॉ की इक्वेशन क्या है, Ka⁻0। तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू K, मतलब कंसंट्रेशन पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा मेरा,
कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो मतलब कांस्टेंट, इट विल बी पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल हो जाएगा किसके, एक्स एक्सिस के, ठीक है, समझ आ रहा है, वेरी गुड। सो इतना हमने कर लिया। अब हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो गई है, तो अब हम पढ़ते हैं हाफ लाइफ के बारे में, ठीक है। हाफ लाइफ मेथड मतलब बेसिकली हाफ लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो हाफ लाइफ का अगर मैं मतलब बता दूँ तो बेसिकली क्या है कि अगर मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन एक्स है तो टी हाफ, मतलब यहाँ पर मैं ज़ीरो पे मान लेती हूँ, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, कंसंट्रेशन मेरी क्या हो गई, x/2 हो गई, मतलब x का आधा हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 मोल थे तो अब मेरे पास 5 मोल बचे हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जब 5 मोल मेरे पास बचे हैं तो वो जो टाइम होता है उस पर्टिकुलर टाइम को हम बोलते हैं टी हाफ, मतलब वो हाफ लाइफ बोलते हैं उसकी, मतलब मेरा रिएक्टेंट आधा हो चुका है। तो इसीलिए हम लोग ना हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कई बार ना हमारे को हाफ लाइफ से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पता चल जाता है, इसलिए हाफ लाइफ कैलकुलेट करना इजी होता है। सो आपको अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप यहाँ लिख लीजिए, इट इज़ द टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू reduce to to reduce the initial concentration of reactant to half its initial value, ठीक है। सो आधी वैल्यू तक लाने के लिए कितना टाइम उसे लगा उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। सो अब हाफ लाइफ निकालना है तो अब मेरे पास एक इक्वेशन है A0 माइनस A इज इक्वल्स टू KT, ठीक है। अब बेसिकली क्या हो रहा है, जो मेरे पास बची हुई कंसंट्रेशन क्या है वो इनिशियल का आधा है, तो मतलब ये क्या बताता है मुझे, लेफ्ट कंसंट्रेशन। तो इसको मैं लिख सकती हूँ एट टी हाफ, ये मेरी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, A0/2 इज इक्वल्स टू KT हाफ। मैं यहाँ पे टी हाफ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि टी हाफ की बात हो रही है। सो अब मुझे अगर टी हाफ की वैल्यू निकालनी है तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये आपको क्या मिलेगा, A0/2 के। तो ये आपका वैल्यू हो जाता है किसके लिए, टी हाफ के लिए फॉर ज़ीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये समझ आ गया आपको, वेरी गुड। सो इससे मुझे क्या इम्प्लाई होता है, इससे क्या पता चलता है, जो टी हाफ है मेरा जो हाफ लाइफ पीरियड है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के ज़ीरो ऑर्डर के लिए। तो कई बार क्वेश्चन में वो पूछ लेता है ऐसा कौन सा, क्योंकि सिर्फ ज़ीरोथ ऑर्डर ही है जहाँ पर मेरा जो हाफ लाइफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है A0 के, ठीक है। A0 मतलब जब मैक्सिमम कंसंट्रेशन है तब आपको मैक्सिमम टाइम लगेगा उसकी आधी कंसंट्रेशन तक आने में, ठीक है। और जब कंसंट्रेशन कम है तो बहुत जल्दी वो अचीव कर लेगा हाफ लाइफ पीरियड, इसका मतलब ये है। सो बस ज़ीरो ऑर्डर ही एक ऐसा ऑर्डर है जहाँ पर वो बहुत जल्द ही हाफ लाइफ को मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो अब हम एक बार इसका भी प्लॉट देख लेते हैं। मुझे पता है कि जो मेरा टी हाफ है इट इज़ इक्वल्स टू A0/2 के। तो अगर मैं इसका प्लॉट बनाना चाहूँ तो बेसिकली मैं किस तरीके से प्लॉट बनाऊँगी कि मेरी हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो हाफ लाइफ को मैं यहाँ लूँगी। आप सोच रहे हो टाइम है मेरा, ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट मेरा टाइम इंडिपेंडेंट है, बट टी हाफ क्या है, डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे। इसीलिए मैंने यहाँ पर कंसंट्रेशन और यहाँ पर टी हाफ लिया है। तो एक स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक्स काइंड ऑफ ग्राफ है, ठीक है। सो ये हमारा थोड़ा हमने देखा किसके बारे में, हाफ लाइफ के बारे में। सो अब हम एक नया इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं T1/n का, ठीक है। T1/n क्या होता है वो डिटेल देखते हैं। सो ये एक नया टॉपिक है, कितना अमाउंट हमारा रिएक्टेंट का बचा है आफ्टर n हाफ लाइफ्स। n हाफ लाइफ्स का मतलब क्या है, अगर मेरे पास स्टार्टिंग में 10 मोल है तो 10 से 5 हुआ, ये मेरा टी हाफ कौन सा हुआ 1, 5 से 2.5 हुआ, ये क्या हुआ टी हाफ 2, 2.5 से इसका भी रिड्यूस हुआ व्हाट्स एवर अमाउंट विल बी, सो इट विल बी टी हाफ 3।
तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ्स, तो कितनी हाफ लाइफ्स हो गई? 3। तो 3, अगर क्वेश्चन में वो बोल दे कि ये मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल है, इसका इतना अमाउंट है, 10 हाफ लाइफ के बाद उसका मेरे को कितना अमाउंट बचा हुआ मिलेगा, तो वो आप कैसे निकालोगे? ठीक है। सो अब आपको निकालना कैसे है, उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अब हम वो देख लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालेंगे। कैसे, ये देखिए, अगर मेरे पास 20 मोल प्रेजेंट है तो 20 से 10 मोल होगा, तो ये क्या हो जाएगा? टी हाफ 1। ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या हुआ, ए नॉट से ए नॉट बाई 2 हुआ। अब ए नॉट बाई 2 का क्या होगा? ए नॉट बाई 4। फिर ए नॉट बाई 2 का, ए नॉट बाई 4 का आधा होगा, तो ए नॉट बाई 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो हाफ लाइफ डिक्रीज हो रही है। तो एक इसमें पैटर्न आ रहा है। ठीक है, एक पैटर्न आ रहा है, और वो पैटर्न क्या है वो आपको देखना है। वो पैटर्न क्या है कि जो टी हाफ आपको एन टाइम्स पे मिलेगा ना, ये क्या है? करस्पॉन्डिंग टू टी हाफ 1 है, ये करस्पॉन्डिंग टू टी हाफ 2 है, ये करस्पॉन्डिंग टू टी हाफ 3 है। तो एक इनमें पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है? जो टी हाफ होगा करस्पॉन्डिंग टू एन विल बी इक्वल टू ए नॉट अपॉन में 2 टू द पावर एन। कैसे, अब इससे रिलेट करो। सेकंड जो टी हाफ 2 है वो क्या है? ए नॉट की पावर में 2 की पावर में क्या हो जाएगा? 2। जो यहाँ पर 2 है वही यहाँ पर 2 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 मिल जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है? n की वैल्यू 1 है, तो 2 की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है? n की वैल्यू 3 है, तो 2 की वैल्यू 3 रखेंगे, 2 की पावर में 3, तो आपको 8 मिल जाएगा। तो ये पैटर्न आपको समझ आया? तो अगर क्वेश्चन में वो पूछता है कि 0th ऑर्डर में आपको n हाफ लाइफ्स के बाद आपका ए नॉट कितना अमाउंट बचता है या टाइम कितना होगा, तो वो आप बता सकते हो। ओके। सो अब मैंने जैसा बताया था कि अब हमें निकालना है T1/n। तो T1/n क्या होगा? बेसिकली टी हाफ क्या था? जब मेरे पास आधी कंसंट्रेशन बची थी। ठीक है। और T1/n बेसिकली क्या होगा कि टाइम टेकन बाय रिएक्शन सच दैट द अमाउंट ऑफ रिएक्शन लेफ्ट इज 1/n। मतलब आपका स्टार्टिंग अगर ए नॉट है, तो अब जो मेरे पास T1/n मतलब n1/n बेसिकली क्या बता रहा है कि ए नॉट बाई एन अमाउंट बचा है मेरा, किसका? रिएक्टेंट का। ठीक है, इसीलिए टी हाफ क्यों लिखा था कि मतलब आधा अमाउंट बचा है मेरे रिएक्टेंट का। तो T1/n क्या हो जाएगा? ए नॉट बाई nth अमाउंट मेरा रिएक्टेंट का बचा है। तो ये बेसिकली मुझे लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन बताता है जो बची है। अब कुछ नहीं करना, वही रिएक्शन में पुट करो, ए नॉट बाई एन हो जाएगा इज इक्वल्स टू के टी। ठीक है, अब सिंपली इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको यहाँ पर T1/n लिखना है आपको। तो T1/n की आपके पास वैल्यू आ जाएगी n-1 ए नॉट अपॉन में n के। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अगर वो पूछ ले आपको T1/13 निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? 13-1 ए नॉट अपॉन में 13 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/13 ए नॉट अपॉन के। सो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने देख ली है यहाँ पर 0th ऑर्डर में। हाफ लाइफ देख लिया, उसका T1/n लाइफ देख लिया। अब टी कंप्लीशन देख लेते हैं, जब हमारे रिएक्टेंट का कुछ भी अमाउंट नहीं बचा है, सारा कंज्यूम हो गया है। सो टी कंप्लीशन में क्या होगा? बेसिकली वो वाला टाइम जब मेरा रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? 0। ठीक है, तो टी कंप्लीशन। तो अब मेरे पास इक्वेशन है, ये मेरे पास इक्वेशन है, ये मुझे पता है, ये तो क्या है? 0, क्योंकि कुछ अमाउंट भी नहीं बचा। तो ये क्या हो जाएगा? ए नॉट इज इक्वल्स टू के टी कंप्लीशन। ठीक है, टी कंप्लीशन मैंने लिख दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता है कि ए नॉट अपॉन में 2 के, ये किसके बराबर होता है? टी हाफ के बराबर। तो अगर वो आपसे एक रिलेशन पूछे कि टी हाफ और टी कंप्लीशन में रिलेशन क्या है, तो वो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? कि रेट कांस्टेंट को आप इक्वेट कर दो। ठीक है, रेट कांस्टेंट की जगह, यहाँ का रेट कांस्टेंट की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो। देखो क्या करना है आपको, ए नॉट इज इक्वल्स टू 2 के टी हाफ। अब k की जगह यहाँ से वैल्यू पुट कर दो ए नॉट बाई टी कंप्लीशन। तो ए नॉट क्या हो जाएगा? 2 ए नॉट बाय टी कंप्लीशन इंटू में टी हाफ।
सो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, अब आपका क्या बचेगा, टी कंप्लीशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। सो इसको आप बताओ इसका मतलब क्या है, बताओ जल्दी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सो टी कंप्लीशन का मतलब है कि जितना मेरे रिएक्टेंट को आधा होने में टाइम लग रहा है, अगर मैं उसका डबल कर दूं, उसका डबल टाइम लगेगा उसको रिएक्शन को कंप्लीट होने में। मतलब अगर मेरी कोई रिएक्शन है, वो उसका जो रेट हाफ लाइफ है, अगर मेरी 10 सेकेंड है उसकी हाफ लाइफ, तो मतलब 20 सेकेंड में वो मेरी रिएक्शन जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ये इसका मतलब है। ठीक है। सो अब बात आती है समरी की, कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। सो बेटा देखो, एक बात तो मैं कहूँगी सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, बट आपको ये रिलेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिलेशन याद है तो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैंने जितनी भी इक्वेशंस निकाली हैं वो बस इस रिलेशन से निकाली है। और एक ये रिलेशन आप याद रख लेना, अगर याद कर पाओ तो ठीक है, वरना आप इससे भी निकाल ही सकते हो। तो ये भी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ग्राफ्स तो आप प्लॉट कर ही लोगे, नो डाउट। और बाकी ग्राफ के लिए अगर आप मेरे को रिक्वेस्ट करोगे तो मैं एक दूसरी सेपरेट वीडियो बता दूंगी कि किस इक्वेशन के लिए किस तरीके का ग्राफ होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ढेर सारा प्यार आप सबको। बाय बाय।